सो टुडेज टॉपिक इज़ पल्मोनरी टीबी। टीबी में हम इसका डेफिनेशन, फेजेस, रिस्क फैक्टर, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ टीबी, ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन, हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है डेफिनेशन। So definition: pulmonary TB is highly contagious infection of lungs caused by the Mycobacterium tuberculosis। तो जो पल्मोनरी टीबी है वो बहुत ज़्यादा कंटाजियस मीन्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने वाला इन्फेक्शन है लंग्स का, और उसका कॉज है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म टीबी का है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई और कोच बैसिलस। दूसरा नाम है इसका कोच बैसिलस, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उनका नाम कोच था, इसलिए माइकोबैक्टीरियम का दूसरा नाम कोच बैसिलस भी है। नेक्स्ट, इन्फेक्शन मेनली इन्वॉल्व द लंग्स बट में स्प्रेड टू द अदर ऑर्गन। जो टीबी का इन्फेक्शन है वो मेनली तो लंग्स में होता है, लेकिन दूसरे ऑर्गन में भी होता है। सिर्फ टीबी लंग्स में नहीं होता है, लाइक ब्रेन में भी होता है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस जो बच्चों में बहुत होता है, किडनी में भी टीबी होता है, इंटेस्टाइन में भी टीबी होता है, इंटेस्टाइनल टीबी, एंड स्पाइन में भी होता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन साइट है टीबी होने का वो लंग्स है। लेकिन अदर ऑर्गन मीन्स एक्स्ट्रा पल्मोनरी, पल्मोनरी मीन्स लंग्स के बाहर भी टीबी होती है, वो ब्रेन, किडनी, इंटेस्टाइन एंड स्पाइन में भी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ द क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो ये क्रॉनिक डिजीज़ है, मीन्स एक्यूट नहीं होता है, ये बहुत लॉन्ग टर्म ग्रेजुअल डेवलप होने वाली डिजीज़ है। और ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ है मीन्स इसमें ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन होता है। ग्रैनुलोमेटस मीन्स ग्रैनुलोमा बनेगा, तो वो आगे पैथोजेनेसिस में देखेंगे। फिर फेजेस मीन्स टीबी का बैक्टीरिया जब बॉडी में एंटर कर लिया और उसके बाद कितनी फेजेस होती है। तो जब बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है उसके बाद दो फेज़ होती है बॉडी में। फर्स्ट फेज़ होती है लेटेंट फेज एंड सेकेंड फेज़ होती है इन्फेक्शियस फेज। तो लेटेंट का वर्ड का मीनिंग होता है हिडन। हिडन मतलब कि बैक्टीरिया अभी बॉडी में हिडन है, अभी बैक्टीरिया प्रेजेंट है लेकिन अभी उसने बॉडी के अंदर सिम्टम्स नहीं दिया है, अभी बॉडी में सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए, जस्ट बैक्टीरिया बॉडी में प्रेजेंट है, तो वो लेटेंट फेस है, मीन्स हिडन फेस है। और जब सिम्टम्स अपीयर होने लग जाएंगे बॉडी में तो वो फेस आएगा इन्फेक्शियस फेस। सो लेटेंट फेस में क्या बोल रहा है, इन दिस फेस बैक्टीरिया एंटर्स इनटू द बॉडी एंड स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। पर्सन सफ़र फ्रॉम द टीबी बट डज नॉट प्रोड्यूस एनी सिम्टम्स। बैक्टीरिया बॉडी में एंटर तो कर लिया है लेकिन अभी बॉडी में सिम्टम्स नहीं आए हैं। जब बॉडी में फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा बैक्टीरिया को तो वो मल्टीप्लाई होएगा और अपने सिम्टम्स को बॉडी में अपेयर करेगा। वो जस्ट अभी लेटेंट फेस में, हिडन फेस में है बैक्टीरिया, और जब सिम्टम्स आएंगे तो इन्फेक्शियस फेस आएगा। इन दिस फेस बैक्टीरिया इन्फेक्ट द पर्सन्स एंड सिम्टम्स अक्कर, एंड व्हेन द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन डन टीबी इट इज़ पॉजिटिव। इसमें बैक्टीरिया बॉडी में है और सिम्टम्स भी अपेयर किया उसने, और जब हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कोई भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब वो पर्सन टीबी के लिए पॉजिटिव आएगा, तो वो इन्फेक्शियस फेस में है पर्सन। लेटेंट फेस में कोई सिम्टम्स अपेयर नहीं हुए, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया, नेगेटिव भी आया बैक्टीरिया बट बॉडी में प्रेजेंट है, अभी उसने मल्टीप्लाई नहीं हुआ। जब उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तब वो अपना इन्फेक्शियस फेस में जाएगा और सिम्टम्स को अपेयर करेगा, तब पर्सन का अगर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे तब पर्सन टीबी के लिए पॉजिटिव आएगा। ये इसकी दो फेस हो गई। इन्फेक्शियस फेस में, इन दिस फेस पेशेंट इजीली इन्फेक्ट द अदर पर्सन विद ड्रॉपलेट थ्रू स्पीकिंग, लाफिंग, विद कफिंग एक्सेट्रा। अ स्प्यूटम पॉजिटिव पेशेंट इन्फेक्ट अप टू 25% पर ईयर। मीन्स अगर किसी एक पर्सन को टीबी का इन्फेक्शन हुआ है तो वो ईजिली दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मीन्स कफिंग के थ्रू, स्पीकिंग के थ्रू, लाफिंग के थ्रू, अगर ड्रॉपलेट ऑफ कफ, स्पूटम अगर दूसरे पर्सन के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो दूसरे पर्सन को भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं और वो उसको भी टीबी इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए हाईली कंटाजियस मीन्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने वाला इन्फेक्शन है। तो एक पर्सन अगर टीबी का जो पॉजिटिव है तो वो 25% को पर ईयर तक इन्फेक्ट कर सकता है। मीन्स अगर किसी एक पर्सन को टीबी है तो और 25 लोगों को टीबी फैला सकता है एक साल में। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स ये जो टीबी है वो कैसे ट्रांसमिट होता है, एक से दूसरे में कैसे जाता है। ट्यूबरकुलर बैसिलाई गेन द एंट्री इनटू द बॉडी यूजुअली बाय द इनहेलेशन और इंजेक्शन। जो ट्यूबरकुलर बैसिलाई है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई और कोच बैसिलस है, वो जो ट्रांसमिट होता है यूजुअली इनहेलेशन मीन्स इनहेल करने से होता है पर्सन को, या फिर इंजेक्शन मीन्स खाने से, फूड के थ्रू भी हो सकता है, मीन्स खाने से भी, इंजेस्ट करने से भी होता है। रेयरली में गेन द एंट्री थ्रू स्किन, टॉन्सिल, कंजक्टाइवा एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। स्किन से रेयरली
ट्रांसमिट होता है टॉन्सिल से भी, कंजक्टाइवा और एक्सटर्नल जेनाइटिला, ये सबसे रेयरली बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है, बट मेन इसका सोर्स है इनहेलेशन, इनहेल करने से, और इंजेस्टेंट मीन्स इंजेस्ट करने से। स्पूटम ऑफ द इन्फेक्शियस पेशेंट इज कॉमनेस्ट सोर्स ऑफ द ट्यूबरकुलर बैसिला, जो कफिंग का स्पूटम होता है वो इसका कॉमनेस्ट सोर्स है ट्रांसमिशन का। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंप्लीटेड। नेक्स्ट है इटियोलॉजी। मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, तो जो इसका इटियोलॉजी, जो इसका कॉज है टीबी का, पल्मोनरी टीबी का, वो मेन कॉज है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है कोश बैसिलस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। इट इन्फेक्ट द पर्सन व्हेन द पर्सन इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो ये ऐसे लोग को इन्फेक्ट करता है टीबी जो जिनकी इम्यूनिटी लो रहती है, जो पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। इटियोलॉजी के बाद रिस्क फैक्टर मीन्स टीबी के लिए कौन कौन से ऐसे पर्सन होते हैं जो रिस्की होते हैं। HIV एड्स पेशेंट मीन्स जिनको पहले से एड्स और HIV हो गया है या फिर हुआ है, वो पेशेंट बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, टीबी होने का उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जो पेशेंट क्रॉनिक में किडनी की डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो टीबी को डेवलप कर सकें, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी HIV और एड्स वाले पर्सन की इम्यूनिटी ऑलरेडी लो होती है, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, इसलिए उनको और टीबी का इन्फेक्शन होने का और ज़्यादा चांस होता है। फिर ऑटो इम्यून डिज़ॉर्डर मीन्स ऑटो इम्यून डिज़ॉर्डर अगर किसी पर्सन को है तो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, स्मोकिंग, जो पर्सन स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, बच्चों में, एंड पुअर हाइजीन, पुअर्टी मीन्स जो गरीब रहते हैं, जो पुअर हाइजीन मेंटेन नहीं, जो हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते, जो पुअर हाइजीन रखते हैं, जो मतलब क्राउडिंग वाले प्लेस में रहते हैं, मीन्स जो लोग ओवर क्राउडिंग वाले प्लेसेस में रहते हैं, उधर टीबी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस 3 स्टेज में डिवाइड है। तो फर्स्ट स्टेज है बिफोर द एक्टिवेशन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मीन्स इसमें इम्यूनिटी अभी बॉडी में एक्टिव नहीं हुई है, जस्ट वो वाली स्टेज मीन्स बॉडी में बैक्टीरिया एंटर हुआ है लेकिन अभी बॉडी की इम्यूनिटी एक्टिव नहीं हुई है, तो वो वाली स्टेज एसिम्प्टोमेटिक रहती है। जब इम्यूनिटी एक्टिव नहीं हुई है तो सिम्टम्स भी अपेयर नहीं होंगे बॉडी में, तो ये वाली स्टेज एसिम्प्टोमेटिक है। सेकेंड स्टेज में इम्यूनिटी बॉडी की एक्टिव हो जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसमें बॉडी की इम्यूनिटी सेकेंड स्टेज में एक्टिव हो जाएगी। थर्ड स्टेज में फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलोमा होगा, फिर केजियस नेक्रोसिस होगी, कैल्सिफिकेशन होगा, फाइब्रोसिस, और लास्ट में इन्फ्लामेशन का एंड प्रोडक्ट स्कारिंग होता है और स्कारिंग होगी। तो इस सबको डिटेल में देखते हैं, फर्स्ट स्टेज को भी, सेकेंड स्टेज को भी और थर्ड स्टेज को भी। तो इन जनरल पहले फर्स्ट स्टेज में बात कर लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज में बैक्टीरिया बॉडी में एंटर हुआ लेकिन अभी बॉडी की इम्यूनिटी एक्टिव नहीं हुई है, तो वो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज है और वो अप टू 3 वीक्स के लिए होती है। नेक्स्ट स्टेज में बॉडी की इम्यूनिटी एक्टिव हुई है और थर्ड स्टेज में फॉर्मेशन होगा ग्रैन्युलोमा का, केजियस नेक्रोसिस का, कैल्सिफिकेशन का, फाइब्रोसिस और स्कारिंग होगी। तो फर्स्ट स्टेज क्या है? कैरियर स्टेज। फर्स्ट स्टेज कैरियर स्टेज होती है। ऑन इनहेलेशन द ट्यूबरकुलाई बैसिलाई रीच द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड अल्वेलाई इन द लंग्स। सो ये ट्रकिया है, ये प्राइमरी ब्रोंका है, सेकेंडरी ब्रोंका है। तो इनहेल किया पर्सन ने, बैक्टीरिया इनहेलेशन के थ्रू एंटर किया बॉडी में और वो डायरेक्ट जाएगा ब्रोंक्यूल्स में और अल्वेओलाई में। ब्रोंक्यूल्स में एंटर करेगा और अल्वेओलाई के अंदर बैक्टीरिया इनहेलेशन के थ्रू एंटर करेगा। नेक्स्ट, जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी आती है, लाइक बैक्टीरिया आता है, तो हमारी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म के लिए उसको एनगल्फ कर लेती है। जो उसके इम्यूनिटी वाले सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो उसको खाने को ट्राई करते हैं कि इसको, ये फॉरेन पार्टिकल है, इसको एनगल्फ कर लेंगे। तो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है इन जनरल। तो बैक्टीरिया किसको कौन एनगल्फ करेगा? अल्वेओलार मैक्रोफेजेस, क्योंकि वो बैक्टीरिया अल्वेओलाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर गया है। तो जो अल्वेओलाई के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं, जो मैक्रोफेजेस पड़े हुए हैं, तो वो ट्राई करेंगे कि हम बैक्टीरिया को किल करके एंगल्फ करके खा के वहीं ख़त्म कर दे, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस कर ले। तो जो अल्वेओलाई के अंदर मैक्रोफेजेस हैं, वो वाले मैक्रोफेजेस बैक्टीरिया को ट्राई करेंगे एंगल्फमेंट के लिए, क्योंकि ये अल्वेओलाई के अंदर बैक्टीरिया गया, ब्रोंक्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया गया, तो वहीं के मैक्रोफेजेस एक्ट करेंगे। तो वो ट्राई करेंगे एंगल्फ करने के लिए, लेकिन बैक्टीरिया एंगल्फ नहीं होने देगा, नहीं फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को रेजिस्ट करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बैक्टीरिया के पास क्या है? लैम फैक्टर है, LAM लैम फैक्टर, दैट इज़ लिपो अरेबिनन
फैक्टर, ये फैक्टर जो होता है बैक्टीरिया के अंदर, लैम फैक्टर, वो रेजिस्ट करता है फैगोसाइटोसिस को, तो वो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को नहीं होने देगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई मल्टीप्लाई इन लंग्स, तो फिर वो और फैगोसाइटोसिस नहीं हो पाएगी, तो वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, फिर वो बना देगा लीजन। वहाँ लीजन क्रिएटेड इन द लंग्स कॉल्ड गोन्स फोकस, तो जो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होकर रेप्लिकेट करके जो लीजन्स लंग के अंदर बनाया है उसे कहते हैं गोन्स फोकस। सो फर्स्ट स्टेज हो गई। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होता है, आफ्टर 3 वीक्स, जो फर्स्ट स्टेज थी वो 3 वीक के लिए थी, अप टू 3 वीक्स, फिर 3 वीक के बाद सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो रही है। और फर्स्ट स्टेज को कैरियर स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि यही कैरियर होता है, मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट करने के लिए बहुत ज़्यादा कैरियर होता है। तो आफ्टर 3 वीक्स मैक्रोफेजेस विद द हेल्प ऑफ lymph vessels goes to the lymph node and replicate causes the enlargement of the lymph node। तो ये lymph vessels होते हैं और जगह जगह पे lymph node प्रेजेंट होते हैं। तो जो मैक्रोफेजेस है वो ये इधर मैक्रोफेजेस lymph vessels के थ्रू कहाँ पहुँच जाएंगे, lymph node में। ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये लिम्फ वेसल्स के थ्रू वहाँ पहुँच जाएंगे, लिम्फ नोड में पहुँच जाएंगे और लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट कर देंगे। वहाँ मल्टीप्लाई होकर मैक्रोफेजेस रेप्लिकेट होकर लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट कर देंगे, लिम्फ एडिनोपैथी कर देंगे। फिर मैक्रोफेज क्या करेंगे, मैक्रोफेज एक्ट एज अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड द present the bacteria to the CD4 plus T cells which activate the टाइप 1 हेल्पर सेल्स। तो जो मैक्रोफेज है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम करेंगे और वो एंटीजन मीन्स वो बैक्टीरिया को प्रेजेंट करेंगे CD4 प्लस T सेल्स। तो ये मैक्रोफेजेस है, इनके पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो बैक्टीरिया को अपने ऊपर अटैच कर लेते हैं। लाइक ये मैक्रोफेजेस हो गया, इसने अपने ऊपर बैक्टीरिया को अटैच कर लिया। इनके पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं कि वो उससे कंबाइन हो सके, बाइंड कर सके बैक्टीरिया को और अटैच कर ले। तो मैक्रोफेजेस ने अपने ऊपर बैक्टीरिया को अटैच कर लिया और अटैच करने के बाद ये काम करेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हो, मीन्स किसी चीज़ एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे। तो इनके लिए एंटीजन बैक्टीरिया ही है, तो वो बैक्टीरिया को प्रेजेंट करेंगे CD4 प्लस T सेल्स को। ये मैक्रोफेजेस ने अपने ऊपर बैक्टीरिया लिया और CD4 प्लस T सेल्स को प्रेजेंट कर दिया, उनको दे दिया और CD4 प्लस T सेल्स बनाएंगे टाइप 1 हेल्पर सेल्स। ये प्रोसेस सेकेंड में हुई है। ये मैक्रोफेज है, उन्होंने अपने ऊपर बैक्टीरिया को कंबाइन कर लिया, बाइंड कर लिया, अटैच कर लिया और अटैच करने के बाद ये मैक्रोफेजेस एक्ट करेंगे एज अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और ये प्रेजेंट करेंगे CD4 प्लस T सेल्स को, बैक्टीरिया को, और फिर CD4 प्लस T सेल फर्दर बनाएगा टाइप 1 हेल्पर सेल। फिर क्या होगा, टाइप 1 हेल्पर सेल्स रिलीज द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर गामा विच स्टिमुलेट द मैक्रोफेजेस। फिर जो टाइप 1 हेल्पर सेल बना है वो TNF गामा बनाएगा और वो फर्दर मैक्रोफेजेस को खुद ही स्टिमुलेट करेगा कि तुम खुद ही किल करो, मीन्स फिर एंड में मैक्रोफेजेस को ही किल कर रहा है। टाइप 1 हेल्पर सेल ने TNF गामा बनाया और फिर वो TNF गामा फर्दर मैक्रोफेज को स्टिमुलेट किया। फिर मैक्रोफेज फिर क्या फॉर्मेशन करेगा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर विच रिक्रूट द मोनोसाइट विच फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रैनुलोमा। मीन्स जो मैक्रोफेज है वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बनाएगा और वो रिक्रूट करेगा किसका, मोनोसाइट को। रिक्रूट मीन्स ज्वाइन करेगा और ज़्यादा मोनोसाइट को, ज़्यादा से ज़्यादा मोनोसाइट को कलेक्ट करेगा। रिक्रूटमेंट मीन्स ज्वाइन करेगा, कंबाइन करेगा। तो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बनाएगा और उसके बाद वो और ज़्यादा मोनोसाइट को ज्वाइन करेगा और वो क्या बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा। ग्रैनुलोमा मीन्स क्लस्टर ऑफ द टिश्यू सेल, मीन्स बहुत ज़्यादा किसी सेल्स का क्लस्टर्स है उसी को ग्रैनुलोमा बोलते हैं। एग्रीगेशन है बहुत सारे किसी सेल्स का, वो होता है ग्रैनुलोमा। और फिर वो क्या करेगा सेकेंड स्टेज में, एक तो पहला हो गया कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बनाएगा जो मोनोसाइट को जमा करेगा और नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनाएगा जो किलिंग के लिए बैक्टीरिया को हेल्प करेगा और एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड भी बनाएगा, वो भी किलिंग के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अब ग्रैनुलोमा बनता कैसे। तो ये ग्रैनुलोमा बना है। तो ग्रैनुलोमा सबसे पहले क्या होता है, ग्रैनुलोमा बहुत ज़्यादा क्लस्टर ऑफ टिश्यू या फिर बहुत सारे सेल्स का एग्रीगेशन को ही ग्रैनुलोमा बोलते हैं। और ग्रैनुलोमा बहुत सारे डिजीज़ में बनता है, जैसे सार्कोइडोसिस में बनता है, लेप्रोसी में भी बनता है, क्रॉन्स डिजीज़ में भी बनता है, टीबी में भी बनता है। लेकिन हर डिजीज़ का ग्रैनुलोमा अलग होता है। जो टीबी में ग्रैनुलोमा बनता है उसके सेंटर में केजियस नेक्रोसिस होती है, लेकिन और दूसरे डिजीज़ में जो ग्रैनुलोमा बनता है वो विदाउट केजियस नेक्रोसिस होती है। मीन्स उस वाले ग्रैनुलोमा में सेंटर में केजियस नेक्रोसिस नहीं रहेगी। तो टीबी का ग्रैनुलोमा पढ़ते हैं। सबसे पहले तो टीबी के ग्रैनुलोमा में, ग्रैनुलोमा एक तरह से लीजन ही है, मतलब ये लीजन बन गया है, इसमें बहुत सारे सेल्स का क्लस्टर्स हैं, टिश्यू बहुत ज़्यादा एग्रीगेट हुए हैं, वही ग्रैनुलोमा है। तो सबसे सेंटर में जो है वो इसमें होता है केजियस नेक्रोसिस। टीबी का ये मेन है कि जो ग्रैनुलोमा होता है उसके सेंटर में केजियस नेक्रोसिस होती है। फिर उसके बाद एक लेयर आती है, वो हो गई है
एपिथेलॉइड सेल्स की। ये वाली जो लेयर है वो हो गई एपिथेलॉइड सेल्स। एपिथेलॉइड सेल कुछ नहीं है, एपिथेलॉइड जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, जो हमने अभी पैथोजेनेसिस में देखा कि मैक्रोफेजेस एक्ट कर रहे हैं, मैक्रोफेजेस ही किल कर रहा है, मैक्रोफेजेस ही डिफेंस मैकेनिज्म में काम कर रहा है, तो वही जो मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो गए हैं उन्हीं को एपिथेलॉइड सेल बोलते हैं। तो एपिथेलॉइड सेल इज नथिंग बट एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। फिर बहुत सारे एपिथेलॉइड सेल ज्वाइन होकर क्या बना रहे हैं, जाइंट सेल। तो अब जाइंट सेल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो जो जाइंट सेल इसमें बन रहा है वो होता है लैंगेंस जाइंट सेल। तो बहुत सारे एपिथेलॉइड मैक्रोफेजेस जॉइंट होकर लैंगेंस जाइंट सेल बना रहे हैं। उसके बाद किसकी लेयर है, लिम्फोसाइट की लेयर है। लिम्फोसाइट भी किलिंग के लिए हेल्प कर रहा है। और फिर आखिर में कौन सा है, फाइब्रोब्लास्ट। ये लेयर फाइब्रोब्लास्ट की है। तो जब ग्रैनुलोमा बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाता है तब एंड में उसके एक फाइब्रोब्लास्ट की रिंग आ जाती है। तो ये वाले में फाइब्रोब्लास्ट की रिंग है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा ओल्ड ग्रैनुलोमा है, क्रॉनिक लीजन का ग्रैनुलोमा है। तो अगर फाइब्रोब्लास्ट कहीं कहीं नहीं रहता तो वो इंडिकेट करता है कि ये ओल्ड ग्रैनुलोमा नहीं है, ये न्यू ग्रैनुलोमा है। लेकिन इस वाले ग्रैनुलोमा में फाइब्रोब्लास्ट की आखिर में रिंग है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला ग्रैनुलोमा, ये वाला लीजन बहुत ज़्यादा ओल्ड है। तो ये हो गया है ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, थर्ड स्टेज। फिर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। टीबी के दो टाइप होते हैं, प्राइमरी टीबी एंड सेकेंडरी टीबी। तो दोनों का क्लासिफिकेशन को डिफरेंस में ही देख लेते हैं। फर्स्ट है मेनली इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन, एंड सेकेंडरी टीबी इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द प्राइमरी टीबी एंड एविडेंस ऑफ द पास्ट इन्फेक्शन। मीन्स किसी पर्सन को अगर पहली बार टीबी हुआ है तो उसे कहते हैं प्राइमरी टीबी, और सेकेंडरी टीबी मीन्स अगर उनको इन्फेक्शन हो चुका था टीबी का और उसके बाद वापस उनको अगेन टीबी हो गई है तो वो सेकेंडरी टीबी के कैटेगरी में आता है। पेशेंट इज क्योर्ड इन द 95% ऑफ द केसेस एंड द लेस चांस ऑफ द क्योर्ड। तो प्राइमरी टीबी का पर्सन जिनको पहली बार टीबी हुआ है वो उनका 95% चांस होता है कि वो ठीक हो जाए, और जिनको री इन्फेक्शन हो गया तो उनमें कम चांस होता है कि वो ठीक हो सके। री इन्फेक्शन मीन्स वापस उनको टीबी हुआ है, सेकेंडरी टीबी वाला पर्सन उनको कम चांसेस होते हैं कि वो ठीक हो सके। थर्ड पॉइंट, मेनली अकर्स इन द चिल्ड्रंस बट कैन ओकेजनली अकर्स इन द एल्डर्स एंड द अडल्ट्स एंड मेनली इन द अडल्ट्स। जो प्राइमरी टीबी है वो मेनली बच्चों में होती है और कम चांस रहता है कि वो अडल्ट्स में और या फिर एल्डर्स में हो सके। लेकिन जो सेकेंडरी टीबी है वो मेनली अडल्ट में ही होता है, मेनली एसिम्टोमेटिक और विद द मिनिमल सिम्टम्स एंड द सिम्टोमेटिक सेकेंडरी टीबी। तो जो प्राइमरी टीबी है वो एसिम्टोमेटिक रहती है, या फिर अगर सिम्टम्स रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मिनिमल सिम्टम्स रहते हैं, बहुत कम सिम्टम्स रहते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी टीबी होता है वो सिम्टोमेटिक रहता है। प्राइमरी टीबी मेनली इन्वॉल्व द लंग्स एंड द सेकेंडरी टीबी में इन्वॉल्व द अदर ऑर्गन्स ऑल्सो। तो ये जो प्राइमरी टीबी है वो लंग्स में मेनली होती है, लेकिन अगर जो सेकेंडरी टीबी है वो और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करती है। लाइक ब्रेन में भी टीबी हो सकती है, इंटेस्टाइनल टीबी भी हो सकती है, किडनी में भी टीबी हो सकती है। प्राइमरी टीबी इंक्रीज द हिलार लिम्फ नोड एंड द एब्सेंस ऑफ द लिम्फेडिनोपैथी। तो जो लंग्स के अंदर लिम्फ नोड होते हैं, बायलैटरल हिलार लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, लाइक जो लंग्स के अंदर लिम्फ नोड होते हैं उसे कहते हैं हिलार लिम्फ नोड, और वो बायलैटरली दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं, उसे कहते हैं बायलैटरल हिलार लिम्फ नोड। तो जो प्राइमरी टीबी होती है वो ये इन लिम्फ नोड को एनलार्ज कर देगी, तो उधर लिम्फेडिनोपैथी प्राइमरी टीबी में देखने मिलेगी। लेकिन जो सेकेंडरी टीबी है उसमें लिम्फेडिनोपैथी देखने नहीं मिलेगी। प्राइमरी टीबी फॉर्मेशन ऑफ द ग्रैनुलोमा, कैल्सिफिकेशन, फाइब्रोसिस। प्राइमरी टीबी में फाइब्रोसिस भी होगी, कैल्सिफिकेशन भी होगा, ग्रैनुलोमा का भी फॉर्मेशन होगा, लेकिन इसमें सब होएगा और साथ में कैविटेशन भी होएगा। सेकेंडरी टीबी में प्राइमरी टीबी फॉर्म्स द प्राइमरी कॉम्प्लेक्स इन एनी पार्ट ऑफ द लंग्स, इंट्रालोबुलर लीजन एंड यूजुअली अपाइकल लीजन। जो लंग्स में होते हैं इसमें कोई भी लीजन में, कोई भी लोब में ये प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बनाएगी, मतलब अपना लीजन बनाएगी। लेकिन जो सेकेंडरी टीबी होती है वो अपाइकल पार्ट में, अपाइकल लीजन मीन्स अपेक्स ऑफ द लंग्स में अपना लीजन बनाएगा। नेक्स्ट है मिलियरी टीबी कॉमन और सेकेंडरी टीबी में अनकॉमन ऑफ द मिलियरी टीबी। फिर कुछ पॉइंट है उसको देखते हैं। बैसिला अफेक्ट एट लंग्स लेवल कॉल्ड द गोन्स फोकस। अगर जो बैसिला है अगर ये लंग्स के अंदर अपना लीजन बना रहा है, अगर लंग्स को अफेक्ट कर रहा है तो उसे कहते हैं गोन्स फोकस। बैसिला अफेक्ट एट द लिम्फ नोड लेवल इट इज़ कॉल्ड द गोन्स कॉम्प्लेक्स। अगर वो लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर रहा है लंग्स के तो उसे कहते हैं गोन्स कॉम्प्लेक्स। अगर बैसिला लंग्स में इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, लंग्स में कोई लीजन या फिर कोई चीज़ बना रहा है तो उसे कहते हैं गोन्स फोकस, और अगर बैसिला लिम्फ नोड को अफेक्ट कर रहा है तो उसे कहते हैं गोन्स कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स क्या क्या देगा पेशेंट। फीवर रहेगा, फीवर पेशेंट को जो बुखार आएगा वो मेनली इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर रहेगा, उन्हें शाम के टाइम ही बुखार आएगा। वेट लॉस होगा, वेट लॉस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम्स है टीबी का। लाइक अगर पेशेंट 60 kg का है तो 15 दिन में उनका वेट इतना गिर जाएगा कि वो 45 kg का हो जाएगा।
कफिंग की प्रॉब्लम होगी क्योंकि लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज, तो ऑब्वियसली कफ आएगा। फॉर मोर देन 3 वीक्स, 3 वीक से ज़्यादा उनको कफिंग की प्रॉब्लम रहेगी। एक्सेसिव स्पूटम प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा स्पूटम का भी प्रोडक्शन होगा, समटाइम्स विद द ब्लड हिमोप्टाइसिस, मीन्स कफिंग के थ्रू ब्लड भी बाहर आएगा, हिमोप्टाइसिस की भी कंडीशन होगी। एक्सेसिव स्वेटिंग एट नाइट मेनली ऑन दी हेड, रात के टाइम उनको सर में बहुत ज़्यादा पसीना होएगा, डिस्निया, सांस लेने में डिफिकल्टी होगी। एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो जाएगा पेशेंट को। ये बहुत ज़्यादा मेन सिम्टम्स है टीबी की। पेशेंट कंप्लेंट लेकर आएगा कि उनको रोज़ शाम में बुखार हो रहा है और उनको बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, कफ में बहुत ज़्यादा स्पूटम रहेगा, कफ के साथ साथ उनको ब्लड भी आएगा और उनका वेट लॉस, बहुत ज़्यादा वेट गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा ही वेट गिरता है इसमें, और उनको सांस लेने में भी तकलीफ है और उनको भूख भी नहीं लगती। ये सब सिम्टम्स टीबी को इंडिकेट करता है। साइन में क्या रहेगा, ऑब्वियसली जब भूख नहीं लगेगी, पेशेंट खाएगा नहीं, तो डेबिलिटी भी रहेगी, कमज़ोरी भी रहेगी। जनरल डेबिलिटी, अ थिन पेल चाइल्ड विद द लॉस ऑफ द स्किन इलास्टिसिटी एंड द लॉस ऑफ ग्लॉसी हेयर, मीन्स उनकी स्किन की इलास्टिसिटी, जो हाइड्रेशन थी, जो उनका स्किन हेल्दी था, वो लॉस हो जाएगा, इलास्टिसिटी एंड लोकल एरियाज ऑफ द रोंकाई। फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं टीबी के लिए, हिस्ट्री पहले कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, ट्यूबरक्लिन टेस्ट, स्किन टेस्ट को बोलते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट, ये मेन है टीबी के लिए। मॉन्टेक्स टेस्ट या फिर ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट किया जाता है। ये किस पे, ये जो टेस्ट है ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पर बेस्ड है। तो ये टेस्ट में क्या करते हैं, 0.1 ml प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव PPD को इंजेक्ट करते हैं फोर आर्म में इंट्राडर्मली। लाइक ये पेशेंट का फोर आर्म है, इसमें यहाँ एक एरिया पे 0.1 ml का प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, जो ट्यूबरक्लिन प्रोटीन होता है, उसको इंजेक्ट करते हैं। ट्यूबरक्लिन प्रोटीन को यहाँ इंजेक्शन के थ्रू इंट्राडर्मली पेशेंट के अंदर 0.1 ml डालते हैं। फिर ये इस एरिया को पेन से मार्क कर देते हैं कि इसी एरिया में हमने इंजेक्शन दिया था, और फिर उसके बाद हम पेशेंट को वेट करने बोलते हैं। 48 से 72 घंटे, 2 से 3 दिन के बाद पेशेंट को वापस बुलाते हैं। फिर जो यहाँ मार्क किया था पेन से, उस एरिया को देखते हैं कि वहाँ कोई बम्पिंग या कोई सूजन या फिर कुछ ऐसा उभार है या नहीं। तो इन ड्यूरेशन ऑफ द साइज, अगर इन ड्यूरेशन है, मतलब पेशेंट को यहाँ उभार आएगा, रेडनेस जैसी बम्पिंग होगी, तो वो इंडिकेट करता है कि टीबी का पेशेंट है। अगर वहाँ कोई उभार, कोई बम्पिंग नहीं आएगी, तो मतलब पेशेंट को 2 से 3 दिन बाद बुलाए और वहाँ कोई उभार या बम्पिंग प्रेजेंट नहीं है, कोई भी इंड्यूरेशन मीन्स हार्डनेस प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब पेशेंट नेगेटिव है। और फिर जो बम्पिंग प्रेजेंट हुई उसका भी साइज़ मैटर करता है। अगर वो बम्पिंग 5 mm का है तो मतलब पेशेंट अभी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के कॉन्टैक्ट में आया है। अगर 10 mm का है तो मतलब पेशेंट रिस्की है, इंक्रीज रिस्क है, तो उनको टीबी होने के ज़्यादा चांसेस है। अगर वही बम्पिंग, जो भी रेडनेस है, इंड्यूरेशन है, अगर वो 15 mm का है, तो मतलब ये इंडिकेट कर देता है कि टीबी के लिए पॉजिटिव है। तो ये होता है मॉन्टेक्स टेस्ट। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है स्पूटम कल्चर ज़ील निल्सन स्टेनिंग, मीन्स स्पूटम का सैंपल लेते हैं और उसमें ज़ील निल्सन स्टेनिंग करते हैं, और अगर स्टेन करने के बाद रेड कलर स्टेन का आ रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि ये टीबी का बैक्टीरिया पर्सन में है, बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये मॉन्टेक्स टेस्ट और ज़ील निल्सन स्टेनिंग इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है CBC करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, उसमें TLC टोटल लिकोसाइट काउंट बढ़ा हुआ मिलता है, ESR भी बढ़ा हुआ मिलता है। बायोप्सी में ग्रैनुलोमा, स्टेनिंग ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई पॉजिटिव होता है। चेस्ट एक्सरे पेशेंट का कराते हैं, चेस्ट एक्सरे में हिलार लिम्फ एडिनोपैथी मिलता है, मीन्स हिलार लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट मिलेगा। कंसोलिडेशन ऑफ द लंग्स में कंसोलिडेशन मीन्स किसी चीज़ का अक्यूमुलेशन चेस्ट एक्सरे में दिखाई देगा, क्योंकि लीजन्स बने हुए हैं, तो कंसोलिडेशन भी दिखाई देगा कि ये सब लीजन्स का अक्यूमुलेशन है। फिर प्राइमरी मिलियरी कॉम्प्लेक्स, मिलियरी मीन्स जो मिलेट सीड साइज़ का जैसा रहता है, लाइक ऐसे मिलेट सीड टाइप का चेस्ट एक्सरे में कॉम्प्लेक्स दिखेंगे, गोल गोल छोटे छोटे थिन वॉल्ड बुले, छोटे छोटे मतलब बुले दिखेंगे। बुले एक टाइप का स्पेस रहता है जो अल्वेओलाई को थिन कर देता है, एकदम स्पेशियस बना देता है, हमें एक्सरे में बुले भी नज़र आएंगे। एंड लीनियर शेडो, लीनियर शेडो मीन्स जो लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड और लंग्स के अंदर जो भी वेसल्स होते हैं उनका जो शेडो बनता है चेस्ट एक्सरे में, उसे कहते हैं लीनियर शेडो। तो हमें लीनियर शेडो भी चेस्ट एक्सरे में दिखाई देगा। तो कुछ 4-5 पॉइंट होते हैं चेस्ट एक्सरे में जो याद रखना है कि जो हिलार लिम्फ नोड होते हैं लंग्स के अंदर वो दोनों एनलार्ज मिलेंगे। बायलैटरल हिलार लिम्फेडेनोपैथी मिल सकती है। कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स मिलेगा, मीन्स लंग्स के किसी एक पार्ट में कंसोलिडेशन होगा, मीन्स किसी चीज़ का अक्यूमुलेशन होगा। क्यों ऐसा देखने मिलेगा? क्योंकि लंग्स में जगह जगह पे गोन्स फोकस बन गए हैं, लीजन्स बन गए, इसीलिए कंसोलिडेशन मिलेगा। फिर प्राइमरीली मिलियरी कॉम्प्लेक्स में मिलेगा, लीजन के जैसे मिलेट सीड के जैसे कॉम्प्लेक्स मिलेंगे क्योंकि वहाँ लीजन हो गया लंग्स में। थिन वॉल्ड बुले, अल्वेओलाई में बुले बन जाएगा, मीन्स स्पेस ज़्यादा हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा थिन वॉल्ड हो जाएगा अल्वेओलाई। और लीनियर शेडो मीन्स वेसल्स की शेडो भी देखने मिलेगी चेस्ट एक्सरे में।
फिर ट्रीटमेंट क्या होता है, द गोल ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ टू क्योर द इन्फेक्शन, एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन 6 to 12 मंथ। तो सबसे पहला गोल ऑफ ट्रीटमेंट, प्लान ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि इन्फेक्शन को क्योर करना है, और इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन देंगे, और ये मेडिसिन 6 से 12 महीने के लिए चलती है। प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट ड्यूरेशन इज़ नेसेसरी टू इंश्योर द इरेडिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट इसलिए भी चलाते हैं कि बैक्टीरिया अच्छे से इरेडिकेट हो जाए, बाहर निकल जाए, और पूरा कोई कॉम्प्लिकेशन बाद में री इन्फेक्शन में सेकेंडरी टीबी पेशेंट को ना हो। फिर प्रिवेंशन कैसे करना है, प्रॉपर रेस्ट, यूज़ प्रोटेक्टिव बैरियर्स एग्जाम्पल मास्क, ईट हेल्दी डाइट, मेंटेन द हाइजीन एंड स्टॉप स्मोकिंग। तो प्रिवेंशन के लिए जो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मीन्स एक पर्सन के थ्रू कफिंग, लाफिंग, स्पीकिंग से दूसरे पर्सन को फैलता है, तो सबसे पहले उस पर्सन को मास्क पहनना है, बैरियर अप्लाई करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड ना कर पाए। और इसमें वेट लॉस भी होता है, इसलिए पेशेंट को हेल्दी डाइट लेना है, और ये मतलब पुअर हाइजीन की वजह से भी बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट होता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है। तो पर्सन को अपनी हाइजीन भी मेंटेन करना है, और अगर स्मोकर है तो वो अपनी स्मोकिंग को क्वाइट कर दे, स्टॉप कर दे। और फिर मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करना है, पल्मोनरी टीबी ट्रीटेड बाय द एंटी टीबी मेडिसिन, डॉट्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। जिसमें जो डॉट्स ट्रीटमेंट चलता है, तो डॉट्स क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है। इसमें मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। ये डॉट्स जो है वो क्लासीफाई किया गया है दो में, फर्स्ट लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट एंड द सेकंड लाइन ऑफ द ड्रग। तो फर्स्ट लाइन में ऐसी ड्रग होती है जिनमें प्रायोरिटी मतलब पहले बार इसे दिया जाता है, ये प्रायोरिटी में होती है। अगर ये सब ड्रग रेजिस्ट हो जाए, पेशेंट में एक्ट ना करे, कोई काम ना आए, तब हम सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं, फिर ये सब ड्रग्स देते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में हम फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग देते हैं, और अगर इससे कोई असर नहीं हो रहा है, पेशेंट इस सब ड्रग से रेजिस्ट हो गया, तब हम सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स देते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग में आता है आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इथाम्ब्यूटोल। सेकंड लाइन ऑफ ड्रग में होता है अगर बैक्टीरिया रेजिस्ट हो गया, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग काम नहीं आ रही, तब हम देंगे सेकंड लाइन ऑफ ड्रग। उसमें आता है लिवोफ्लॉक्सैसिन, कामामाइसिन एंड दी मॉक्सीफ्लॉक्सैसिन।